तो वो कौन सी तार थी जो आपको पॉलिटिक्स तक लेगी? अगर हम आर्थिक इकोनॉमिक वीक है हमारा स्टेट, तो ये रोना कब तक गाता रहेगा हिमाचल? बहुत चीज़ें हैं जो यहाँ नहीं बोली जा सकती कि राजनीति में बहुत कुछ करना पड़ता है। ग्रीन बेल्ट रहेगा, ये एरिया रेजिडेंशियल रहेगा, ये एरिया, इस एरिया में इंडस्ट्री होएगी। कि राजनीति क्या कहते हैं, परिस्थितियों और संभावनाओं का खेल है। शाम को 21 हो जाते थे मेंबर, सवेरे फिर 19 रह जाते थे, मतलब एक 15-20 दिन पहले तो। अगर जैसे आपने शुरुआत की है अपने, तो अगर किसी बंदे को पॉलिटिकल करियर शुरू करना हो तो किस चीज़ से शुरू करे या कैसे बनेगा? अगर वो जैसे बीडीसी मेंबर बनेगा या फिर आप लड़ेंगे तो फिर एक ने तो हारना ही है, सामने वाला जीतेगा। बिल्कुल। फिर मैंने प्रधान की बजाय बीडीसी का चुनाव लड़ा। फिर चुनाव लड़ने के बाद 6-7 महीने बाद एक बड़ी समस्या भी आई परिवार में। मेरा छोटा ब्रदर था, उसका रोड एक्सीडेंट हो गया 2006 अक्टूबर में। काफ़ी सीरियस एक्सीडेंट था वो, 6 साल कोमा में रहा। हमने पूरी मेहनत करी उसको बचाने में, फाइनेंशियली भी। पीजीआई रहे 5-6 महीने। अभी हमने आपका इंट्रोडक्शन में सुना कि आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहे। आज आप देख रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि सुधांशु भाई, आपने अपने टेबल पे फोन, कॉपी, किताब, पेन, सब सारी चीजें रखी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज हम बद्दी के विषयों पे बात करेंगे। जो हमारे मेहमान हैं उनका परिचय जानेंगे और वो बद्दी को अपना क्यों मानते हैं। उनकी हर एक पोस्ट फेसबुक में आप अगर देखेंगे तो उनको बड़ा भाई या घर का भरोसेमंद बेटा ही कहा जाता है। हमारे आज के गेस्ट श्रीमान बलविंदर ठाकुर जी का नमस्कार, कैसे हैं सर? आपको धन्यवाद, आपने शुभ टॉक में बुलाया, उसके लिए धन्यवाद। हम आपसे क्वेश्चन बाद में पूछेंगे, मगर हम पहले जनता को बताना चाहते हैं जो आपके इतने सारी अचीवमेंट्स हैं, आपकी लाइफ जर्नी है, उसके थोड़े थोड़े पॉइंट्स बताना चाहता हूँ मैं बताने के लिए। तो मैं शुरुआत करूंगा 1994 से 1994 से 2002 तक इन्होंने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब की है एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। और 2002 में उसके बाद इन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। आज की डेट में अगर हम बात करें, इनके पास एक पेट्रोल पंप है, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम से शिवालिक होटल नाम से इनका एक होटल है। साथ ही अगर हम इनके राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो इन्होंने पहला जो अपना इलेक्शन है 2006 में लड़ा और उसके बाद दूसरा 2011 से 16 तक इनका टर्म पीरियड रहा। उसके बाद आज तक ये बद्दी के जितने भी और दून के जितने भी मुद्दे होते हैं उन पे अपनी बात उठाते हैं और सही का साथ देते हैं। ठाकुर सर, तो बद्दी की चकाचौंध में आपने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। लोग आज भी आपको बड़ा भाई या छोटा भाई कह के बुलाते हैं, तो आपने इतने रिश्तों को कैसे पकड़ के रखा है, कैसे संवार के रखा है, उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले छोटे से परिवार से आया हूँ और शायद आज भी छोटे परिवार में हूँ। बिल्कुल। और मैंने एक चीज़ सीखी है कि, और अनुभव भी की, कि जब आपके पास कोई व्यक्ति किसी काम को आता है और आप उस काम को करवा देते हो, उस व्यक्ति को पता नहीं शायद खुशी होती हो, लेकिन करवाने वाले को ज़्यादा खुशी होती है कि यार नहीं, मेरे पास व्यक्ति आया था और मैंने काम करवाया है। तो यही सारी चीजें आपको ज्यादा जुड़ाव करती हैं लोगों को। मेरी आदत है कि मेरे पास आज भी जब भी कोई लोग आते हैं तो मैं काम के लिए मना नहीं, मेरे पास कभी भी, या मेरे साथ इसके पुराने कैसे संबंध हैं। जब कोई हमारे ऑफिस आ गया किसी काम को, तो वो समझो एक तरह से वो आपकी शरण में आया है कि भाई आप मेरा काम कर दोगे। हम सब ने जो भी यहाँ पे रहा है बद्दी क्षेत्र में या जो पहले के हैं प्रवासी आवासी, उन सब ने एक साई रोड की कहानी सुनी भी। साई रोड किसी ने बनाया, कैसे बनाया, तो हम आपके थ्रू सुनना चाहेंगे। साई रोड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमारा इलाका पेप्सू में था ना, तो यहाँ पहले इस कंस्टिट्यूंसी में जो एमएलए बनते थे ना, बाहर से बनते थे पंजाब में। आज भी पंजाब में ट्रेंड है ना कि बाहर के लोग ज्यादा बनते हैं। अच्छा। तो यहाँ बाहर से चुने जाते थे। तो जब सीट रिजर्व, ये रिजर्व सीट थी। ठीक है। एक आपने सुना होगा, फोर सीजन होटल के सामने एक पंप है संतोष चौधरी जी का। जी। वो कसौली से थे, उनके ससुराल पंजाब में थे।
उनके ससुर चुनाव लड़ते थे इस क्षेत्र से, जहाँ तक मेरी जानकारी। तो सीट रिजर्व हुई, ठीक है। तो यहाँ लोगों ने सोचा कि भाई इस बार बाहर का आदमी नहीं बनाना, अपना बनाना है। बड़ी कंस्टिट्यूंसी थी, अच्छा, पेप्सू का एरिया था, बहुत बड़ी कंस्टिट्यूंसी थी, नालागढ़ दून सब एरिया बीच में ही था। तो जो राज परिवार था नालागढ़ का, राजमाता, उन्होंने सोच विचार करके साई से जो स्वर्गीय दिसौंधी राम जी थे उनको चुना। वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो चुना। ठीक है। तो राजमाता 7 चुनाव प्रचार किया नालागढ़ के राज परिवार ने, अच्छा जी। तो उनको जिता दिया वहाँ। तो विधानसभा तो पहुंच गए हो, अब अंदर तो उन्होंने बोलना था। तो जो बद्दी से लेकर साई तक रोड निकला, जब उनसे पूछा वहाँ कि भाई, तो शायद प्रताप सिंह कैरो चीफ मिनिस्टर थे तब, कि भाई आपका कोई काम, तो उन्होंने कहा कि मेरी एक सड़क बना दो। गाँव तक। जो मेरी जानकारी है उसमें कुछ और चीज़ें भी हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है कि जो बद्दी से साई रोड, तभी साई रोड करते, साई तो बहुत दूर है यहाँ से जी तो बिल्कुल। जो साई को जो सड़क बनी है वो उनकी देन है। परिचय भी सुना तो काफी संघर्षपूर्ण कह सकते हैं, और परिस्थितियां भी ऊपर नीचे रही, मगर हम ये भी जानते हैं कि आपने उसी प्रकार अब हमारे दून क्षेत्र को भी देखा कि दून क्षेत्र कैसे विकसित हुआ, कितने उतार चढ़ाव दून क्षेत्र को देखने पड़े। तो आप एक बार स्पष्ट तौर पे बताइए कि 2002 के पैकेज आने के बाद और उससे पहले क्या क्या विवरण आप दे सकते हैं जो लोगों को चौंका सके, हमारे दर्शकों को चौंका सके। काड़ू झंडा से लेकर जहाँ अटल शिक्षा कुंज बना हुआ, जो हाउसिंग बोर्ड का वहाँ यूनिवर्सिटीज है जहाँ जी, वहाँ से लेकर अन्नपूर्णा जो होटल है, वुड बैरियर जिसको कहते हैं, यहाँ तक टीसीपी ने एक मास्टर प्लान बनाया। अच्छा, टीसीपी हिमाचल ने 1986 में लोगों से ऑब्जेक्शंस भी लिए। तो मुझे भी उस टीसीपी एक्ट को पढ़ने का मौका मिला। उस टाइम लोगों ने शायद इतने ऑब्जेक्शन नहीं किए, ना लोग इतने जागरूक थे। लेकिन जब बीबीएनडीए बना, जब बीबीएनडीए का मास्टर प्लान बनना था, तब हमने बहुत भाग लिया उस मास्टर प्लान में कि कैसे हमारा अच्छा हो जाए। तो मुझे वो टीसीपी का एक्ट पढ़ने को मौका मिला। हमारे हिमाचल के अधिकारियों ने बनाया था, इतना बढ़िया मास्टर प्लान था। ग्रीन बेल्ट रखी थी कि ये एरिया ग्रीन बेल्ट रहेगा, ये एरिया रेजिडेंशियल रहेगा, ये एरिया, इस एरिया में इंडस्ट्री होएगी, यहाँ हेलीपैड होगी। बीच बीच में सेक्टर रोड भी रखे थे, जमीनों के बीच में प्रपोज सेक्टर रोड। अच्छा, अगर वहाँ कोई नक्शा पास कराने जाता था तो भी टीसीपी नक्शा नहीं पास करता था कि यहाँ टेक्स्ट सेक्टर रोड प्लान है, यहाँ आपका नक्शा नहीं पास होता। यहाँ 24 मीटर के काड़ू झंडा से लेकर अन्नपूर्णा तक, जो वुड बैरियर तक 5-6 सेक्टर रोड रखे थे टीसीपी ने, उसमें नक्शा नहीं पास होता था। ग्रीन बेल्ट में नक्शा पास नहीं होता था। बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि जैसे 3-4 में पैकेज आया, जो चिट्ठी टीसीपी को बढ़नी थी कि किस किस एरिया को, किन किन खसरा नंबरों को एक्साइज पॉलिसी बढ़नी थी, किन किन एक्साइज पॉलिसी बड़ी जल्दी अनाउंस की अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। जी, वो पॉलिसी बढ़ने के लिए जल्दबाजी थी, तो वो टीसीपी को जाने की बजाय कि कहाँ कहाँ इंडस्ट्री लगनी चाहिए, वो सीधी पटवारियों को चली गई, क्योंकि रिकॉर्ड उनके पास ही होता है। जी, अब वो एक गलती ने, अब पटवारियों ने फील्ड में जाके तो देखा नहीं कि कहाँ घर बन गए हुए, कहाँ इंडस्ट्री लग रही है, ना उन्होंने किसी टीसीपी से डिस्कस किया। उन्होंने क्या किया कि जैसे मेरा गांव है रेवेन्यू विलेज, मोहल्ला तो पलांगवाड़ा है, रेवेन्यू विलेज कुंजाल है, उन्होंने क्या किया कि खसरा नंबर 1, 2
खसरा नंबर 1500 अच्छा पूरे। सारे डाल दिए। वो खसरे नंबर पढ़ के ऑलमोस्ट पूरे हिमाचल में 70% खसरे नंबर डाल दिए पटवारियों ने फायदा लेने के लिए। चाहे उसकी इंटेंशन ये थी कि पूरा फायदा लो पैकेज का। जी। अब वो टीसीपी के लिए वो हो गया, बिल्कुल अपोजिट हो गया। अपोजिट हो गया। जब लोग अब यहाँ टीसीपी एक्ट लगता था वुड बैरियर तक और इधर वर्धमान तक। ठीक। अब जहाँ ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर था, कुछ झाड़माजरी में लैंड एक्वायर कर रखी थी सरकार ने, कुछ ठाणा में इंडस्ट्री प्लॉट। जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप था तो इंडस्ट्रियलिस्टों ने तो वहीं जमीन खरीदनी थी सड़कों के आसपास। जब वहाँ लोगों ने जमीन ले ली, जब वो इंडस्ट्रियलिस्ट नक्शा पास कराने गए टीसीपी में, टीसीपी ने मना कर दिया कि ये तो ग्रीन बेल्ट है, बिल्कुल, कि ये तो रेजिडेंशियल जोन है, कि यहाँ तो सेक्टर रोड है, बिल्कुल, हम यहाँ पर नक्शा नहीं पास करेंगे, यहाँ सेक्टर रोड है, यहाँ ग्रीन बेल्ट है। अब वो इंडस्ट्रियलिस्ट सरकार के पास चले गए कि आप लोगों ने एक ऐसा नंबर मेंशन किए थे, हमने लैंड परचेज कर ली, हमारा क्या कसूर है। बिल्कुल। तो सरकार वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लेके आई कि जिन्होंने खरीद ली है उनके वहां भी नक्शे पास कर दिए जाए। अच्छा। वो ऐसी छूट मिली कि ना ग्रीन बेल्ट बची, ना सेक्टर रोड बचे। ग्रीन बेल्ट का तो अभी आप किसी को भी बोलेंगे भी ग्रीन बेल्ट थी बद्दी में तो विश्वास ही नहीं करेगा वो तो। ये आपकी जितनी जहाँ एसपी ऑफिस वगैरह है अभी हमारा, ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए था। अच्छा। सिक्का होटल से लेके झाड़माजरी बस स्टैंड तक ये सारी जो लैंड थी ये सर्विसेज के लिए थी रखी हुई टीसीबी ने। उसके बाद जैसे गैस प्लांट से नीचे सड़क से लेकर नालागढ़ तक, वो वुड बैरियर तक, रोड के नीचे जितनी लैंड थी वो सारी ग्रीन बेल्ट थी। लेकिन वो ग्रीन बेल्ट बची ना, वो कॉरिडोर बचे ना, वो सेक्टर रोड बचे, सारा होच पोच हो गया काम। बिल्कुल। उस पॉलिसी से पहले जो काम करना चाहिए था वो काम हुआ नहीं है। वो जहाँ आप देखो बहुत जगह दिक्कत ऐसी है कि जहाँ इंडस्ट्री लगी साथ ही घर है, अब इंडस्ट्री लगेगी तो आवाज़ तो आएगी, बिल्कुल, बिल्कुल। पानी भी निकलेगा, और रोज लोगों की लड़ाइयाँ रहती हैं कि धुआं आ गया। अब जो झाड़माजरी में इंडस्ट्री एरिया डेवलप किया था सरकार ने, या बद्दी डीआईसी में किया था, या ठाणा में किया था, वहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं है इंडस्ट्री का गाँव वालों के साथ, क्योंकि वहाँ डेवलप्ड एरिया में लगी हैं, वो गाँव आसपास है नहीं। लेकिन जहाँ वो अब जैसे बलियाना है, ऐसा गाँव है, झाड़माजरी है, जुड्डी है, बहुत गाँव ऐसे झाड़माजरी जहाँ घर के सामने दरवाजे की इंडस्ट्री लगी। जी, शातीपुरा है, अब भी ऐसे ही चल रहा है। अब भी कोई ऐसा नहीं फिक्स किया कि कहीं तो बंद कर दो, अब भी ऐसे चल रहा है कि इंडस्ट्री लानी है। हमारा थोड़ा आर्थिक इकोनॉमिकली स्टेट थोड़ा वो है कि भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उनमें फिर उनको छूट मिल जाती है। या टीसीपी का वो बना था 86 का प्लान, तो सारा का सारा बेकार हो गया। तो अगर मैं बात करूं कि ये अगर हम आर्थिक इकोनॉमिक वीक है हमारा स्टेट, तो ये रोना कब तक गाता रहेगा हिमाचल? हिमाचल की हर सरकार आगे यही करती है। दिक्कतें तो रहेंगी। आप केंद्र सरकार पे तो निर्भर रहना ही पड़ेगा। अब चुनाव जीतने के लिए कुछ ऐसे वादे कर देती हैं सरकारें, वो अल्टीमेटली फिर आप पीछे चल जाते हैं इकोनॉमिकली। जितना का बूम करते हैं कि इंडस्ट्री लाओ, कोई इन्वेस्टमेंट आए, होटल इंडस्ट्री है, तो फिर वापस या फिर वो खर्चे जो हैं इतने दूसरी तरफ हो जाते हैं कि एम्प्लॉइज़ बहुत हैं हिमाचल में, तो पेंशनें जो हैं, डिपो में चावल राशन फ्री देना, तो ये चीज़ें इतने खर्चे हैं सोशल वो करने के लिए, सरकारों को वोट बैंक बनाने के लिए, तो फिर वहीं के वहीं डारे पे खड़े हुए थे। आज भी हमारी आर्थिक स्थिति खराब है। अभी पिछले 3 साल से BBNDA को कोई फंड नहीं मिला। अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, तो यहाँ पे दूर दूर के लोग इंडस्ट्री लगाने आते हैं, लोकल बंदे भी इंडस्ट्री लगाते हैं, मगर जब रोजगार की बात आती है तो उस पर सबके हाथ खड़े हैं। तो इंडस्ट्री लग किस बेस पे रही है? रोजगार तो जनरेट हो नहीं रहा, मगर जबकि देखा जाए बद्दी पूरे हिमाचल को सबसे ज्यादा पैसा देती है, मगर फिर भी बद्दी के हिमाचल के लोगों को सरकार ने नियम तो बनाया 70% हिमाचली वाला ना जी, लेकिन उसमें कुछ चीज़ों पे छूट है कि भी आप हाउसकीपिंग के लिए, सिक्योरिटी के लिए, लोडिंग अनलोडिंग के लिए लेबर रख सकते हैं। उसमें क्या करते हैं वो उन नियमों का बहुत सारे जो उद्योगपति हैं
एमएनसी तो शायद ऐसा नहीं करती हैं, बाकी उद्योगपति उसका मिसयूज करते हैं कि आपने पौधे तो 4 लगाए हैं लेकिन आपने गार्डनिंग के लिए 20 लोग ले लिए। तो ना लेबर इंस्पेक्टर चेक करने जाता है कि उसको जरूरत भी है 20 लोगों की गार्डनिंग के लिए, क्या वहाँ हाउसकीपिंग के 20 लोगों की जरूरत है? वैसे तो नियमों के मुताबिक जो लोडिंग अनलोडिंग के लिए लोग रखते हैं, हाउसकीपिंग में लोग रखते हैं, गार्डनिंग में रखते हैं, उनसे प्रोडक्शन में काम नहीं लिया ले सकता, लेकिन लिया जा रहा है। उसमें हमारे लोग जो HR हिमाचल के लोग हैं ज़्यादातर, बिल्कुल वो भी उतने कसूरवार है जितने अधिकारी कसूरवार है। और उद्योगपति ने तो काम लेना है। थोड़ी 25% गलती हमारे बच्चों की भी है कि लोग जिनकी वजह से 75% बाकी जो बच्चे काम करना चाहते हैं, आज की डेट में वही बच्चा इंडस्ट्री में नौकरी के लिए जाता है जिसको घर से जरूरत है। नहीं सबके पास रेंटल, मोस्टली 50% लोगों के पास रेंटल इनकम है, वो इंडस्ट्री में छोटी नौकरी के लिए कोई नहीं जाता। और हम पहाड़ी क्षेत्रों के बच्चों की बात करें, उनके पास तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो एमएनसीज है उनमें तो ज्यादातर देखो जो बाकी जिलों से लोग हैं वो रखे हुए हैं, लेकिन मिसयूज वही हो गया कि भी एक तो आपको बाहर की लेबर सस्ती मिलती है, फिर क्या एक हमारे यहाँ थोड़ा सा लोगों के दिमाग में सरकारी नौकरी के प्रति क्रेज है। हमारा आदमी 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करता। बिल्कुल। अब देखो इंडस्ट्री को क्या फायदा होता है 12 घंटे में, और बाहर के व्यक्ति को क्या फायदा होता है? बाहर का व्यक्ति घर छोड़ के कमाने आया है, बिल्कुल। जब वो 12 घंटे काम करता है उसको खाना भी अंदर मिल जाता है जी, ठीक है, उसने तो कमाने आया, वो सो जाता है, और जब वो छुट्टी भी जाता है तो साल में 1 बार जाता है, महीने की छुट्टी जी। वो 12 घंटे ड्यूटी करता है, तो कंपनी को क्या फायदा होता है उसका? देखो ESI तो उसका लग जाता है उसके नंबर ऑफ आवर्स घंटों पे, लेकिन PF बच जाता है उसका भी। अगर उसको 3 लोग भर्ती करने हैं, अगर 12-12 घंटे में लोग एग्री हो जाए तो उसको 2 ही लोग रखने पड़ेंगे ना। बिल्कुल। लेबर कम रखनी पड़ेगी, उनको देखने वाले मैनेजर सुपरवाइजर स्टाफ कम रखना पड़ेगा। अब कंपटीशन बहुत है इंडस्ट्री में भी, जो सप्लाई करना मटेरियल कंपटीशन है, 1-1 रुपए के लिए लड़ाई होती है जी। तो कॉस्टिंग कहाँ कम करते हैं लोग? फिर कुल मिला के आके वो लेबर पे ही आके कॉस्टिंग होती है। मटेरियल तो सस्ता मिलता नहीं है, बिजली के भी फिक्स है, ना मशीनरी कम कर सकते हैं, ना मशीनरी, तो लेबर कॉस्टिंग पे बात आती है। वो फिर तो वहाँ फिर लोग कुछ लोग मिसयूज भी करते हैं। इंडस्ट्री फिर लूप होल्स देखती है भी कहाँ से मैं पैसे बचा सकता हूँ, वैसे कॉस्ट कटिंग करती है। वैसे तो ऐसा होता है कि भाई ओवर टाइम में डबल पैसे मिलते हैं, पर लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज नहीं देती। बाकी वो कैश में वो काम तो आपको पता ही है, जी, चलता ही है। सरकार की जितनी मर्जी सख्ती कर ले, लोग चला ही लेते हैं अपना काम। तो इस चक्कर में रोजगार, और जो ये धारणा है कि भाई लोकल लोग काम करते हैं, नहीं करते, ऐसा भी नहीं है। मैंने भी 8 साल जॉब की है, तो इवन के मैनेजमेंट को हमारी हेल्प भी होती थी बीइंग ए लोकल। जब भी कोई लेबर डिस्प्यूट होता था तो मैनेजमेंट हमारे को साथ बढ़ाती थी ताकि कॉम्प्रोमाइज कराने में हेल्प मिल जाए, कराने में और चीज़ों में। फिर लोकल लाइजनिंग जो काम है, जो लोकल आदमी करा सकता है, बाहर का आदमी नहीं करा सकता। लेबर से भी काम लेने में लोकल आदमी करा सकता, ऐसा नहीं है। कुछ धारणा बना ली है कुछ हमारे, मैं जो मेरे मित्र या भाई हिमाचल के, जो सारी इंडस्ट्री वालों ने HR मैनेजर हिमाचल के रखे हैं, क्योंकि उन्होंने सरकारी दफ्तरों से काम कराना होता है। हाँ। लेकिन वो, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में ना, ज्यादातर इंडस्ट्री वालों को वो सिखाते हैं। जब मुझे याद है, जब शुरू में पैकेज आया 2004 में, बहुत जब HR उनके अपने साथ के आए, महाराष्ट्र के, गुजरात के, बहुत लोगों को नौकरी मिली। आज भी कोलगेट में ऐसे बच्चे हैं जो 50 से 1 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं IT वाले। यहाँ पे एक काठा में है, उमर बबल गम बनाती थी कंपनी, को इंडिया था, आजकल उसका नाम रिगली, अब रिगले है। उसमें बहुत हमारे लोकल लड़के लगे हुए, अच्छी सैलरी पे हैं, 80-80 हज़ार रुपये सैलरी है लेबर में। लेकिन जब से हमारे लोग मैनेजमेंट में आए यहाँ के, तब से गड़बड़ हो गई। वो लोग अपनी पोजीशन को, अपनी पोस्ट को, या तो वो हैंडल नहीं कर पाए, वो अपनी पोस्ट को मेंटेन करने के लिए उन्होंने जो लोकल लोगों का रोजगार मार दिया।
अब हिमाचल के बाकी जिलों के बच्चे तो हैं, लेकिन पर्टिकुलर 16 जिलों के बच्चे आपको बहुत कम मिलेंगे। उसमें हमारे नेताओं की भी गलती है, हमारी भी गलती है। जब हम भी तो को होता क्या कि भाई, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो बड़े नेता हैं पिछले 15-20 साल से स्क्रैप का बड़ा हो हल्ला है बद्दी में। जब हमारा नेता चुना है, इसको उन्होंने विधानसभा भेजा और उसके ऊपर सरकार भी है, कि जब वो किसी कबाड़ी को या किसी फैक्ट्री वाले को ये फोन कर सकता है कि इसको काम दो कबाड़ का, इसको कबाड़ में हिस्सा दो, तो वो नौकरी जो इंजीनियर हमारा लड़का पढ़ के लिख के आया है, उसके लिए वो उस प्रेशर से क्यों नहीं बात करता? वो शक पैदा करता है कि भाई जो हमारे नेता है कहीं ना कहीं उस काम में वो भी इन्वॉल्व है। बिल्कुल। क्योंकि जिस प्रेशर से, जिस उसे वो कबाड़ के काम में दबका मार के इन्वॉल्व होके काम दिलाते हैं अपने सपोर्टरों को, अपने उसको वो करते हैं, उस नीयत से वो नौकरी नहीं दिला पाते। वो जो मंशा है वो शक पैदा करती है कि वो भी उस बिजनेस में, जो एक बदनाम बिजनेस है, वो भी कहीं ना कहीं इस बिजनेस में इन्वॉल्व रहे हैं, या उनके खास लोग या वो। तो इस कारण ये भी कारण है कि हमारे जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख के बहुत बच्चे नशे में चले गए। ठीक है, अगर रेंट का काम ना होता तो मैं बताऊं कि हमारे कुछ अधिकारी और कुछ उद्योगपति की आंख हमारे किराए पे भी है। बहुत लोगों ने, उद्योगपतियों और अधिकारियों ने मिलके हॉस्टल खुलवाए, लेबर हॉस्टल, करोड़ों रुपए के, सरकार का पैसा बर्बाद किया, करोड़ों रुपए का, वो सारे बंद पड़े। हाँ, कोई नहीं रहना चाहता उन हॉस्टलों में, मेंटेनेंस नहीं है, उस तरह की फैसिलिटी नहीं। हमारी जमीन ने कोई छोटी मोटी झुग्गी झोपड़ी डाल ले आके, और मजदूर 3-4 महीने के लिए आता है, प्रवासी मजदूर, फिर चला जाता है। वो टेम्पररी झुग्गी डालता है, 500-1000 रुपया वो जिम्मेदार को भी देता है, किसान को। उस पर भी हमारे अधिकारियों की आंख है, हटाओ इसको, हटाओ इसको। जबकि सड़क के किनारे चाहे जितने मर्जी खोखे लगे हैं, उस पर निगाह नहीं है। उस पर निगाह है कि भाई इसकी जमीन से इसको किराया आ रहा है। देखो, बैलेंस तो बनाना पड़ेगा। किसान भी तो यहीं के लोग हैं जी। अगर हम उनको भी उजाड़ देंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना, बिल्कुल डिस्टर्बेंस होगी। अगर हम सड़कों की ही बात करें तो ऐसा कहीं नहीं है जैसा बद्दी में है कि जो इंडस्ट्री वाले सड़कें हैं वो अच्छी हैं, मगर जहाँ लोग डेली रह रहे हैं, चल रहे हैं, वो सड़कें सबसे खराब है। उसका मैं आपको कारण बताऊं कि औद्योगिक क्षेत्र जो डेवलप हुआ, अक्वायर होके लैंड, जहाँ अक्वायर हुई लैंड, वहां तो सड़कें नक्शे के हिसाब से बनी। चाहे झाड़ माजरी का इंडस्ट्री एरिया बना, चाहे बरोटी वाला का बना, चाहे ठाणा का बना, चाहे DIC बद्दी, HPDC बद्दी बना, लोधी माजरा बना, वो तो सरकार ने लैंड एक्वायर की, जितनी मर्जी छोटी सड़क निकालो। लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि बद्दी बरोटी वाला रोड, बद्दी से वर्धमान रोड, ठीक है, मानपुरा से लोधी माजरा होते हुए वर्धमान रोड, खुरुनी से ऊपर लोधी माजरा होते हुए रोड, 3-4 रोड तो लाइफ लाइन है दून की और इस औद्योगिक क्षेत्र की। आप, मेरी उम्र भी 52 साल होगी और मैं 25-30 साल से, मतलब 21-22 साल से हम उसमें हैं पब्लिक लाइफ में, तो मैंने आज तक नहीं सुना कि स्टेट गवर्नमेंट ने सड़क के लिए कोई लैंड एक्वायर की हो। ट्रैफिक इतना हो गया है, जब तक बद्दी बरोटी वाला रोड, बद्दी साई जो वर्धमान तक रोड जाता है जी, और जो मानपुरा रोड है, ये रोड अगर 4 लेन नहीं बनेंगे, इस ट्रैफिक को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। 10 की बजाय 100 पुलिस वाले लगा दो, आप नहीं कर पाएंगे। और बीच में डिवाइडर लगाए हैं उनका। मैं वही तो कह रहा हूं कि पहला स्टेट है या पहला क्षेत्र है, ना हमारे विधायक देखते हैं ना अधिकारी देखते हैं। बाकी जगह
पहले सड़कें चौड़ी होती हैं, फिर ड्रेन बनती है, नालियां बनती हैं, फिर डिवाइडर लगते हैं। जी। ये बद्दी ऐसा शहर है जहां पहले डिवाइडर लगा और आज तक सड़क चौड़ी नहीं हुई। अब किसी हम जो लोग रोड ट्रैफिक से घूम रहे हैं उनकी तो बात ठीक है कि भाई जाम लग रहा, सड़क चौड़ी होनी चाहिए, पर जहां जहां सरकार की जमीन ही नहीं है, उनकी सड़क निकली हुई है, उन लोगों का क्या कसूर है? हमारे नेताओं ने कभी बात ही नहीं रखी शिमला कि सर लैंड एक्वायर करो रोड के लिए। बहुत जगह है बद्दी बरोटीवाला रोड पे जहां लोगों की जमीनें आज भी बीच में, सड़क के बीच में, कभी भी लोग रोक देते हैं। मंदाड़ा रोड पे लोगों की जमीनें हैं अच्छा। बीच में, आज तक टोल नहीं लगा पाई इतने सालों में सरकार, क्योंकि रोड ही आधा जमीन में, लोगों की जमीन में है। बाकी आप शाही रोड पे देख लो क्या स्थिति है। बीबीएनडी में इतना पैसा आया, किसी ने भी नहीं सोचा कि 25% यार रोड की डेवलपमेंट पे लगा दो, लैंड एक्वायर करो। अब लोग जो यहाँ आए, हमारे नजदीक बहुत अच्छे शहर है 2-3, पंचकूला, चंडीगढ़ जी। अब हमारे भी यहाँ लोग बोलते हैं, मैं पर्टिकुलर नगर निगम के खिलाफ था कि भी हमारा इलाका जब नगर निगम आया भी नहीं आना चाहिए। बहुत लोग जो मेरे मित्र भी थे शहर में, बद्दी में, कि नहीं आप डेवलपमेंट नहीं चाहते हो, चंडीगढ़ जैसा, पंचकूला जैसा शहर डेवलप हो जाएगा। मैंने कहा यार वहां 90% लैंड सरकार ने एक्वायर की है। जब सरकार की लैंड अपनी है, उसमें वो कमर्शियल काटे, वहां इंडस्ट्री काटे, रोड 20 फुट का रखे, 20 मीटर का रखे। जी। अब सरकार बद्दी को डेवलप करना चाहती है, लेकिन वो लोगों की जमीनों से करना चाहती है। बिल्कुल। अब जिसने नक्शा पास करना वो तो सरेंडर कर देता है लैंड, अगले वाले ने खेत ही रखा हुआ है, तो कैसे हो जाएगी सड़क चौड़ी? उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं है, उसकी प्लानिंग की तरफ तो ध्यान ही नहीं है, फालतू कामों में पैसे लग रहे हैं। अगर हम बात करें कि बद्दी में हर 10 फुट पे डिस्प्यूट है, तो ये क्या सच है? डिस्प्यूट वही है जो लैंड ही एक्वायर नहीं है। इतना बढ़िया मास्टर प्लान था, ग्रीन बेल्ट रखी थी कि ये एरिया ग्रीन बेल्ट रहेगा, ये एरिया रेजिडेंशियल रहेगा, ये एरिया, इस एरिया में इंडस्ट्री होएगी।